अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्रोमियम मेटल को डिस्कस करेंगे। ये फेडरल और KPK की क्लास 12 का चैप्टर 14 का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान के चैप्टर 6 का टॉपिक है और सिंध के चैप्टर 5 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमियम एज अ ट्रांजिशन मेटल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो प्रॉपर्टीज ये हमने इसके स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। फिर ये देखा कि ये क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किस वजह से होता है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करेंगे कि हम देखेंगे कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो दूसरों को किस तरह से ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये क्या करता है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज करेगा OX लिख ऑक्सीडाइज के लिए, और हम देखते हैं कि सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। किस तरह से करेगा, यहाँ पे रिएक्शंस देखते हैं और रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 लेते हैं, और इसको हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन ये बहुत रिएक्टिव होती है, फर्दर रिएक्शन करेगी, ठीक है। यही है जो आगे ऑक्सीडाइज कर देगी। तो हम क्या यूज करें, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, जो कि क्या प्रोवाइड करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी जो कि होती है एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, और ये बहुत रिएक्टिव होती है। तो ये जब जनरेट होगी और उसके बाद हम देखते हैं कि साथ में क्या बनेगा, साथ में हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट बन जाता है K2SO4, ठीक है। और साथ में क्या बन जाता है, साथ में ये जो क्रोमियम था ना, ठीक है, ये जो डाइक्रोमेट से ये जो क्रोमियम है ये क्या करता है कि क्या बना लेता है, क्रोमियम सल्फेट बना लेता है, Cr2SO4 होल थ्राइस ये बन जाता है, ठीक है। और क्या बनता है, और हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साथ में H2O वाटर भी बन जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इक्वेशन आ जाती है। ऐसे करते हैं, H2O को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमें पता हो कि ये इसी इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर करके लिख देते हैं, फिर इसको बैलेंस करते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हम बैलेंस किस तरह से करेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो बहुत ढेर सारे ऑक्सीजन है। और सल्फेट को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत यहाँ पे कितने सल्फेट हैं, ये 4 सल्फेट है ना, SO4 जो है 3 और ये 4, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं 4 लगा देते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ 4 लगाएंगे तो उसके बाद हमें बैलेंस करने के लिए वाटर को बैलेंस करने के लिए, सॉरी एच को बैलेंस करने के लिए यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ पर भी 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब इसको बैलेंस करने के लिए क्रोमियम बैलेंस्ड है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ से इसको भी नहीं छेड़ते चले क्योंकि पोटेशियम और क्रोमियम दोनों बैलेंस्ड हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और इसके लिए हम यहाँ 3 लगाएंगे। दोनों साइड पे अब 23 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन सल्फर पोटेशियम सारे बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या यहाँ पे जो फर्दर रिएक्शन होगा उसमें क्या होता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो फर्दर रिएक्शन करेगी। अब क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है इसके साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या किस चीज की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से बन जाता है सल्फर, ठीक है, और साथ में आ जाता है वाटर, ठीक है, H2O,
ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, इसने क्या किया, इसने जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में से जो सल्फर था उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर, एलिमेंटल सल्फर में ले आया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम यहाँ बैलेंस करेंगे, लेकिन ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमने बैलेंस करना है फिर भी, क्यों, क्योंकि इसको ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है ना, 2 स्टेप्स लिखे हमने इस रिएक्शन के। तो हम देखते हैं कि इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऐसे करते हैं, दोनों तरफ हम जो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन है इसको बैलेंस कर देते हैं। दोनों जो इक्वेशंस है इनको हमने आपस में बैलेंस देखना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 3 लगा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3। इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन को हमने ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल हमने ये किया है। अब हम देखते हैं कुछ कैंसिलेशन बनती है इसके रिएक्टेंट में नेसेंट ऑक्सीजन और इसके प्रोडक्ट में नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, 3 मोल्स दोनों के हैं तो इनको ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी हम क्या देखते हैं, बाकी हम इक्वेशन को ऐड करते जाएंगे और हम देखते हैं कि ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास यहाँ क्या बन जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 4H2SO4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4H2SO4। ठीक है, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट था, इसका रिएक्शन हुआ हमारे पास, हमने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज बनती है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, K2SO4। साथ में क्या चीज बन रही है, क्रोमियम का हमारे पास जो है वो सल्फेट बनेगा, क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट देन क्रोमियम सल्फेट। और उसके बाद फिर आगे क्या बन रहा है, आगे बनता है सल्फर आ जाता है। ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट 3 का कोफिशिएंट है और साथ में हमारे पास 4AH2O है, 3AH2O है, तो कितने बन गए, 7H2O। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है और ये बैलेंस्ड होगी बिकॉज हमने इनको इंडिविजुअली जो है वो इक्वेशंस को बैलेंस किया था, इसलिए भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट जो रिएक्शन देखा हमने एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका यूज, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है वो सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक है, इतनी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर हम यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हम क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि फेरस सल्फेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं FeSO4 के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो ये इसको ऑक्सीडाइज OX ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देती है, फेरिक सल्फेट बना देती है और फेरिक सल्फेट का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम जस्ट ओवरऑल इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पर भी यही होगा कि हम क्या करेंगे कि हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं K2Cr2O7। ठीक है, और साथ में एसिडिफाइड है इसलिए हमने H2SO4 भी चले ले लेते हैं। ठीक है, ये H2SO4 आ गया। देन क्या लेते हैं, साथ फेरस सल्फेट इसमें ऐड करते हैं। ये हमने इसमें फेरस सल्फेट, इसमें भी यही होता है कि नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है जो कि फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट बन जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम करीब करेंगे यहाँ पे, होल थ्राइस। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम, हम देखते हैं कि पोटेशियम सल्फेट बिल्कुल उसी तरीके से पोटेशियम सल्फेट भी बन जाएगा। ठीक है, और साथ में जो है वो क्रोमियम का सल्फेट भी बन जाएगा। ठीक है, SO4 होल थ्राइस, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा, H2O। ठीक है, H2O की थोड़ी सी जगह नहीं बन रही, ऐसा करते हैं हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके H2O लिख देते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर, ये इक्वेशन हमारे पास अब जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अगर किसी सैंपल में इथेनॉल की या अल्कोहल की हमने क्या करनी हो, हमने इसकी कंसंट्रेशन देखनी हो। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन CONC लिखेंगे, कंसंट्रेशन या अमाउंट देखनी हो, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसमें बहुत ढेर सारा जो है वो क्या डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, बेसिकली इस पोटेशियम नहीं कहेंगे इसको, इथाइल अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, बिकॉज ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, और हम देखते हैं कि किस में बना देगा, इसको बना देता है ये एसिडिक एसिड में, यानी कि CH3COOH। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हम जो है वो यहाँ से जो है वो उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो उस सैंपल में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए रिएक्शन देखेंगे। यहाँ रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास होता है C2H5OH इथेनॉल। ठीक है, और साथ में क्या होता है,
पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, और साथ में एसिडिफाइड होता है, इसलिए यहाँ पर H2SO4 यूज करेंगे, जैसे कि हम पहले भी यूज करते रहे हैं, ठीक है, ये हम करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज किस चीज की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड की, जिस तरह हमने ऊपर बात की, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बनती है जो कि ऑक्सीडाइज कर देती है इथेनॉल को एसिटिक एसिड में, ठीक है, तो यहाँ एसिटिक एसिड बन जाएगा। और हम साथ देखते हैं कि और क्या चीज बन जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पहले हम देख चुके हैं, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमियम सल्फेट है, ये भी बनेगा, ये भी हमने पहले देख चुके हैं, ये भी बनता है। और साथ में जो है वो हमारे पास AH2O की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है, तो इसी तरह ये रिएक्शन आ जाएगा। बस बेसिकली इसमें क्या चेंज है, इसमें इथेनॉल से एसिटिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, या हम कहते हैं कि इथेनॉल से या इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, फिर से, क्योंकि ये जो है वो बैलेंस्ड है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको करना पड़ेगा बैलेंस। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना, वो उनका ज्यादा यहाँ पे इशू है कि वो बैलेंस नहीं है। तो इनको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये स्टेप्स में इक्वेशन आती है ना, इसलिए हम देखते हैं कि हम यहाँ पर जब स्टेप्स, जो 2 स्टेप्स आएंगे, जिस तरह पहले भी हम देख चुके हैं किस तरह से हमारे पास स्टेप्स में आती हैं ये रिएक्शंस, तो यहाँ पर हम 8 लगाएंगे, ठीक है। अब सल्फेट यहाँ पर 8 हो गए हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दें और 2 यहाँ पर लगा दें, तो हमारे पास सल्फेट बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन क्रोमियम और पोटेशियम देखिए यहाँ से फिर अनबैलेंस हो गए, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इक्वेशन फिर भी बैलेंस हमारे पास नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 3 लगाएंगे और हम यहाँ पर 3 लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है, इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरह से हम इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमने देखा कि इथेनॉल को हमने जो है वो इथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट ने ऑक्सीडाइज कर दिया इथेनोइक एसिड में या एसिटिक एसिड में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने यहाँ पे रिएक्शन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, ये हम लिख लेते हैं, हमारे पास रिएक्शन नंबर नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि 4, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पोटेशियम आयोडाइड KI होता है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, इसको, ये हमारे पास जो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। एक रिड्यूसिंग एजेंट की खुद जो होती है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है ना, दूसरे को रिड्यूस कर देता है। तो इसको भी हम देखते हैं कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, -1 से जो है वो किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में अगर हम एक और चीज देख लें, यानी कि इथेनॉल वाले में एक और चीज देख लें, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। कार्बन का यहाँ पर जो है वो जस्ट एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ हो गया, ठीक है। किस तरह से होता है ये इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी एक O, ठीक है। इस तरह से 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो है वो उनमें इंक्रीज आ गया, इस वजह से हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। वो भी एक डेफिनेशन होती है हमारे पास जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने रिएक्शन नंबर 4 की तरफ। इसमें देखते हैं कि हमारे पास आयोडीन में इसको जो है वो, ये ओवरऑल इक्वेशन हमने अब लिखी है। हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है ये भी स्टेप्स में आती है ना। पहले एक नेसेंट ऑक्सीजन का जो स्टेप होता है उसकी प्रोडक्शन का, फिर नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन जो होती है उसका रिएक्शन होता है, उसका स्टेप होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने ओवरऑल लिखी है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ 6 लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 लगाना होगा, ठीक है, ताकि आयोडीन बैलेंस हो जाए। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर के साथ हम 7 लगाएंगे, ठीक है। अब इक्वेशन को हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम जो है वो 7 अगर लगा दें तो हमारे पास यहाँ पे सल्फेट किस तरह से बैलेंस होंगे ये हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 पोटेशियम है और ये 2 और हैं, तो ये 8 पोटेशियम है, यहाँ पर तो जस्ट 2 है, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, है ना। तो 4 सल्फेट ये हो गए और 3 सल्फेट, तो 7 सल्फेट, इसलिए यहाँ हमने 7 लगाए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है इस तरह से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। और हम देखते हैं कि इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड जो है इस ओवरऑल इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो गई, आयोडीन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गई है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, रिएक्शन नंबर 5, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम एक टेस्ट देखेंगे। जब हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस,
इसमें हमें एक अननोन सॉल्ट दे दिया जाता है और उसका हमें बता दिया जाता है कि वो एक अननोन सा सॉल्ट है। ना हमें ये पता है कि उसका केटाइन कौन सा है, ठीक है, और ना हमें पता है कि उसका एनाइन कौन सा है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें से अगर हम जब जो इसका एनाइन होता है, जब हम उसको यानी कि उसको हम कहते हैं रेडिकल, जो एसिड रेडिकल होता है, जब हम उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि ए9 को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर वो उसमें क्लोराइड हो तो उसके लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। फर्ज करें हम जब उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से क्लोरीन जो है या क्लोराइड आयन की जो है वो निशानदही हुई है। पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, उसके बाद आगे आ जाता है एक कंफर्मेशन टेस्ट, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे होता है एक कंफर्मेशन टेस्ट। तो जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है उसमें हम एक टेस्ट देखते हैं जिसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेस्ट होता है। हम देख लेते हैं इसमें हम क्या करते हैं। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्ट होता है हम उसको लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जो हमारे पास सॉल्ट होता है, ठीक है, हम वो लेते हैं। साथ में हम क्या लेते हैं, साथ में हम जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, Cr2O7, ठीक है, ये हम ले लेते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास रिएक्शन होता है। रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है वो जो हमारे पास सॉल्ट होता है ना, उसका भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक हाइड्रोजन सल्फेट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगी हाइड्रोजन सल्फेट आ जाता है उस सॉल्ट का भी, ठीक है, सल्फेट लिख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, ठीक है, उस सॉल्ट का, जो यहाँ पर हम सॉल्ट यूज करेंगे उसके केटाइन का, ठीक है। और साथ में क्या बन जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड होता है और साथ में जो है वो वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्रोमाइल क्लोराइड बनता है ना, बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारे पास जो है ब्लड रेड सा या ऑरेंजिश रेड सा एक हमारे पास जो है वो लिक्विड सा आ जाता है, ठीक है, ऑरेंजिश रेड सा लिक्विड आ जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि क्रोमाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे पास जो है वो क्लोरीन जो है या क्लोराइड का जो रेडिकल है वो प्रेजेंट है, ठीक है, वो कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर इसके लिए रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, कि बेसिकली अगर यहाँ पे कोई सॉल्ट हो, फर्ज करें यहाँ पर हम सॉल्ट ले लेते हैं, चले हम सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो ऐसे करते हैं, इस पूरे को मैं ऐसे ही कॉपी करूंगी, ठीक है। यहाँ तो हमने एक जनरल सा लिखा था ना, कोई सॉल्ट का नाम नहीं लिखा था, हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ हमारे पास मौजूद है। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस सोडियम क्लोराइड को मैं ऊपर ले आती हूँ, यहाँ से हम उठा के हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, इसी लेवल पे ले आते हैं और ऊपर से हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जगह ये आ गया, इसके साथ रिएक्शन होगा तो जो हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा किसका बनेगा, सोडियम केटाइन है ना, तो सोडियम का हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हम लिखते हैं Na, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे ताकि बैलेंस करते हुए हम कोफिशिएंट लिख सकें, NaHSO4, ठीक है। और साथ क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है, यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड बन गया है। इसके नीचे चले हम लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा क्रोमाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है और साथ में जो है वो वाटर भी बन गया है। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली रिएक्शन हो गया। अगर हमने सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्ट था हमारे पास, तो क्लोराइड इस तरह से इसमें कंफर्म हो गया, ठीक है, क्लोराइड आयन जो है या क्लोराइड का रेडिकल जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है, ताकि क्रोमियम बैलेंस हो, ठीक है। क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि पोटेशियम बैलेंस हो, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है कि अब यहाँ से हमें क्लोरीन 4 हो गए, तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं ताकि क्लोरीन 4 हो जाए। सोडियम भी 4 हो गए तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं। अब हमारे पास सल्फेट जो है यहाँ से 2 है, यहाँ 4 है, 6 हो गए, तो यहाँ पर 6 लगा देते हैं, ठीक है, ये 6 लगा दिया हमने यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे 3, ठीक है, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो सके। तो इस तरह से हम पूरी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाती है।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि हम सॉल्ट एनालिसिस में हमने यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक क्या देख लिया है, एक एप्लीकेशन देख ली है कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक सॉल्ट के साथ हीट करते हैं और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्रोमाइल क्लोराइड अगर बनता है तो हमें पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि उस सॉल्ट के अंदर क्लोराइड रेडिकल मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन देखा और इथेनॉल की सैंपल में भी हमने उसकी कंसंट्रेशन चेक करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया।